जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इससे मुझे पता लग जाता है कि वॉइस आपका ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है ऑडियो एंड वीडियो के अंदर। जुड़ जाइए एक बार सभी, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी आ चुके हैं लगभग। अंजलि आ चुकी है, परमदीप आ चुकी है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग बहन सभी को। बिल्कुल, तृप्ति आ चुकी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर हमारी यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको दी जाती है। क्लास जो हमारी होती है उसके लिंक्स आपको यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। नोट्स आपको जो भी यूट्यूब की क्लास होती है उसके नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो मिलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलअप फॉर्म लेकर आए आप सभी के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारियां करवाना फिलअप फॉर्म ने स्टार्ट कर दिया है। और इसके लिए फिलअप फॉर्म बैचेस लेकर आया है। हिस्ट्री का बैच जो आपका लेकर आया है उसकी फैकल्टी मैं रहूंगा। और हिस्ट्री के जो बैच की अगर आप पेपर फर्स्ट का ओनली पेपर फर्स्ट बैच परचेज करते हो तो 1999 रुपीज आपको पे करना होता है। अगर आप ओनली पेपर सेकंड बैच परचेज करते हो तो उसके लिए भी 1999 आपको पे करना होता है। प्रिया गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है? एक टेक्निकल नंबर आपको आगे स्क्रीन पर शो होगा, उस टेक्निकल नंबर पर शो कॉल करके वहां से एक लिंक मंगवा लो। या फिर यूट्यूब पर जितनी भी हमारी क्लासेस होती है उसके नीचे टेलीग्राम का आपको एक वो मिला हुआ है। ठीक है, क्या लिंक मिला हुआ है वहां पर यूट्यूब की क्लासेस के अंदर। ठीक है, अगर आप बैच के अंदर आपको मिलेगा क्या, आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहेगा, फुल नोट्स रहेंगे। जो हमारी क्लासेस है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लगभग 10 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो दोनों बैच आपको 2999 रुपीज के आपको ऊपर रहेंगे। अभी 3 और 4 5 तारीख तक, 4 तारीख तक मोस्टली, आज और 5, हाँ कल तक 25% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप टेक्निकल टीम के पास जो भी आपको टेक्निकल टीम का नंबर मिलेगा उसी पे आप कॉल करके 25% के लिए कूपन कोड मांग सकते हैं और वहां से उसका यूज कर सकते हो। सिर्फ ये 3 4 5 अगस्त तक रहेगा, कल तक का ये सिर्फ रहेगा। ठीक है, 25% मिशन जीआरएफ करके कुछ ऐसा कोड मिलेगा। ठीक है, तो उस कोड को यूज करना, 25 लेस आपको मिलेगा वहां से। अगर आप ऐप पर क्लासेस रहते हैं तो ऐप की क्लासेस हमारा 6 PM टाइम रहता है। यूट्यूब की क्लासेस का भी 6 PM टाइम रहता है। फ्राइडे से ट्यूसडे ऐप पर क्लासेस रहती है और वेडनेसडे थर्सडे यूट्यूब पर क्लासेस रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विभिन्न मृद भांड संस्कृति है। जुड़ जाइए। गुड इवनिंग प्रिया, ये प्रिया कौशिक है, एक प्रिया पांडे है हमारे पास। चलो जुड़ जाइए एक बार। और कैसी चल रही है क्लासेस? क्लासेस अच्छी लग रही है ना? यूट्यूब की क्लासेस अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना उसके अंदर? रिवीजन है जो हम साथ साथ करते रहेंगे, जब तक यूट्यूब पर हमारे क्लासेस चलती रहेंगी तब तक हम साथ साथ उसमें रिवीजन करते हैं। देखो, हमने क्या कुछ कर लिया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले एक बार विभिन्न मृदभांड संस्कृति
या फिर विभिन्न मृद भांडों से। सर बस आपके ही कंटेंट पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये कंटेंट पढ़ते रहो, यहीं से हो जाएगा। दस किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना। एटलीस्ट वो एक किताब तो कंठस्थ हो जाए। बिल्कुल, उनसे रिवीजन करते रहो। स्टार्ट करें क्लास फिर? क्लास स्टार्ट करें? कमेंट कीजिएगा बस अभी, थम्स अप सेंड कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तृप्ति, प्रिया, अंजलि, प्रिया पांडे, प्रिया 1 और 2 दोनों का आ चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विभिन्न मृदभांड संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल आराम से अच्छे से करेंगे इसको। फ्लिंडर्स पेत्री ने सबसे पहले मृदभांड का ऐतिहासिक महत्व बताया था। फ्लिंडर्स पेत्री ने सबसे पहले क्या बताया था? मृदभांडों का ऐतिहासिक महत्व बताया था। फ्लिंडर्स पेत्रे वाज द फर्स्ट टू टेल द हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट ऑफ द पोइट्री। ठीक है, और सबसे पहले इनका महत्व बताया था। और इसे क्या कहा था, यानी मृदभांडों को क्या कहा था? पूरा तत्व की वर्णमाला कहा था। ठीक है, क्या कहा था? पुरातत्व की वर्णमाला कहा था। 66-99 में से बंद कर देना। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा 6699 के अंदर इसको बंद कर देना। ये बात किसने कही थी? ये कही थी फ्लिंडर्स पेत्री ने। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा सा मृदभांड के हम प्रकार देखते हैं कि मृदभांड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। मृदभांड के प्रकार कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला तो आ जाता है ओसीपी, गैरिक मृदभांड। ठीक है, उसके बाद आता है BRW, लाल एवं काले लाल मृदभांड। PGW, चित्रित दूसर मृदभांड। NBW, उत्तरी काले चित्रित मृदभांड। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पोइट्रेट, पोइट वियर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पता लग गया प्रकार कौन कौन से हैं? मृदभांडों के प्रकार का पता लग गया? ठीक है, देखो अभी आगे हम शुरुआत करते हैं गैरिक मृदभांड से। इसकी खोज बीबी लाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी भाई? 1900 4950 में।
पीजीडब्ल्यू होता है चित्रित, पोर्ट्रेट, दूसर, मृदभांड, ठीक है। पीजीडब्ल्यू चित्रित दूसर मृदभांडों के अंदर आता है। पोर्ट्रेट गैरिक वियर, देखो एक बार और देख लो क्या कौन सा पैसा लगेगा। ओसीपी एक तो रहेगा, गैरिक मृदभांड जो है, उसके बाद रहेगा आर बी आर डब्ल्यू, उसके बाद कौन सा रहेगा पीजीडब्ल्यू, उसके बाद रहेगा एन बी पी डब्ल्यू, ये रहेंगे। गैरिक मृदभांड की खोज बीबी लाल ने की थी 1949 के अंदर, 49-50 के अंदर की थी, ठीक है। यह गंगा घाटी व बिजनौर से प्राप्त हुआ था। यह ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा दोनों का मृदभांड है। गैरिक मृदभांड क्या है, एक तो ये बिजनौर से प्राप्त हुआ है और गंगा घाटी से प्राप्त हुआ है। गंगा घाटी की अगर मैं बात करूं, ये गंगा घाटी के विशोली क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, विशोली क्षेत्र, और विशोली क्षेत्र है कहां पर, बदायूं। बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो बिजनौर क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये प्राप्त हुआ है राजपुर से, राजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल दोनों के अंदर था, इतना पता लग गया। ओसीपी मृदभांड पाषाण काल के अंदर, ताम्र पाषाण काल के अंदर विशिष्ट था। ओसीपी जो मृदभांड था ये ताम्र पाषाण काल के अंदर क्या था, वशिष्ठ था, वशिष्ठ मृदभांड था। लेकिन नोट डाल के लिखो, हड़प्पा में सर्वाधिक प्रचलित था। ये कहां पर था, ताम्रपाषाण और हड़प्पा काल के अंदर, दोनों के अंदर था। ताम्रपाषाण काल के अंदर क्या था, वशिष्ठ था। और नोट डाल के लिखो, हड़प्पा में सर्वाधिक प्रचलित ताम्रपाषाण सॉरी मृदभांड कौन सा था, वो था BRW, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा के अंदर सर्वप्रचलित जो मृदभांड था वो कौन सा था, तो वो BRW था। क्लियर। अब इसे गैरिक मृदभांड जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, इसके नाम का कारण क्या है। हस्तिनापुर से खुदाई के उत्खनन के कारण इसका नामकरण क्यों हुआ। हस्तिनापुर उत्खनन के कारण इसका नामकरण हुआ है। क्लियर, कमेंट करके बताइए, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा। देखो ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा पेचीदा है टॉपिक, इसको थोड़ा सा धीरे से समझने की कोशिश करो। रिपीट इसको करना पड़ेगा आपको 2 से 3 बार, आप उसको रिपीट, आप इसको रिवीजन देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमें ये चीजें करवाई नहीं जाती है। हमें डायरेक्ट पाषाण काल के बाद सीधा हड़प्पा सभ्यता करवा दिया जाता है। हालांकि पिछली बार मेरे पास इतना समय नहीं था क्योंकि बैच लेट स्टार्ट हुआ था, तो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे, मैंने वही टॉपिक उठाए थे। जिनके अंदर से एक टॉपिक रह गया था नाटक का, मैंने रचनाएं करवा दी थी। जो थिएटर था वो थिएटर रह जाता है, और थिएटर से ही क्वेश्चन बन गया पिछली बार। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कहां से बन गए, थिएटर से बन गए थे। तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि एक टॉपिक जो मैंने करवाया नहीं, सिर्फ एक दिन का टॉपिक था, शायद वो करवा देता तो बच्चों के और भी ज्यादा क्वेश्चन ठीक होने की
भाई क्वेश्चन आते हैं तभी तो करो। देखो क्वेश्चन वाले का क्या पता करवाए ना करवाए, लगभग लगभग देखो मैं यही बात कर रहा था, जो क्वेश्चन आते थे वो रचना से आते थे। मध्यकाल की और आधुनिक भारत की जो रचनाएं होती है ना, उनसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन आए ना, वो नाटकों से आ गए, थिएटर से क्वेश्चन आ गया। अब थिएटर तो हम करवाते भी नहीं थे। आप देखना किसी भी टीचर ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर नाटक नहीं करवाते, बट पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बन गया, हमारा क्या कसूर है। तो मैं सोच रहा हूँ अब की बार मैं वो सभी चीजें लेकर चलूं जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट रह रही। बिल्कुल सारे टॉपिक। सर उत्खनन कब हुआ था? 1950-49 में। 1949 50 में उत्खनन। अब की बार जो नोट्स आपके बनेंगे ना, वो दुनिया के बेहतरीन नोट्स में से एक नोट्स होगा आपका। ठीक है। अब की बार जो आपके नोट्स बनेंगे, आप जो क्लास के नोट्स बनाओगे, वो दुनिया में से बेहतरीन जो नोट्स होते हैं ना, उन नोट्स में से बेहतरीन नोट्स आपके भी होंगे। आपके स्टेट एग्जाम के लिए भले किताब निकाल देना भाई, ठीक है, नोट्स निकाल लिख कर वो किताब निकाल देना अपने स्टेट एग्जाम के लिए। जो भी आपका स्टेट पीसीएस हो, एचपीएससी हो, या फिर जेकेपीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कुछ भी हो, जहां पर हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्शनल आता है, टीजीटी पीजीटी, अपनी किताब छाप देना एक अलग से। ये नोट्स बना लो बस, इसके बाद किताब छाप देना अपनी एक, जरूरत नहीं है दूसरी कोई किताब। ऐसे नोट्स आपके लिए। बस मेहनत करते रहो, आपको दौड़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गैरिक पोट्री डिस्कवर्ड बाय बीबीलाल इन 1949 to 50, done by Bibilal. They was these were obtained from the Ganga Valley and Vijayanar. गंगा वैली की अगर मैं बात करूं तो विशोली, विशोली एक प्रदेश पड़ता है, बदायूं के अंदर क्षेत्र है, बदायूं के क्षेत्र के अंदर, बदायूं के अंदर है, वहां से मिला था। और विजनौर के अंदर, राजपुरा के अंदर से इसके साक्ष्य मिले हैं, राजपुरा से इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। गैरिक मृतभांड प्राप्त स्थल नेह, जोधपुर। यहाँ से क्या हुआ है, हमें इसके स्थलों के जानकारी मिलती है। नो और नो की अगर मैं बात करूं तो नो भरतपुर में है भाई, भरतपुर के अंदर आपका नो है, भरतपुर के अंदर आपका नो है। और जोधपुर के अंदर कौन सा स्थल है? जोधपुर जो है ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये जो नो और जोधपुर हैं, नो और जोधपुर हैं, ये परिपक्व एवं उत्तर हड़प्पा के स्थल हैं। माने जाते हैं भाई, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो नो है, नो कहां पर है? भरतपुर के अंदर, जोधपुर है जयपुर के अंदर, कि ये जो स्थल है ना, ये है क्या, ये परिपक्व और उत्तर हड़प्पा काल का माना गया है, स्थल माने गए हैं। क्लियर है? आगे आ जाता है, एक शहर और आ जाता है इसका, इसका एक शहर और जो है वो है बुलंदशहर, यूपी के अंदर पड़ता है। बुलंदशहर आ जाता है। लाल किला स्थल इसको बोला जाता है, लाल किला स्थल इसको बोला जाता है, ओसीपी का। ओसीपी का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा उत्खनित स्थल है भाई।
क्लियर है? गैरिक मृत भांड के अंदर किसी को कोई डाउट? कमेंट करके अभी बताओ। बीआरडब्ल्यू इसके बाद ही है भाई, ठीक है सर। हड़प्पा से सर्वाधिक कैसे कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये जो स्थल है ना, जो मृद भांड है, अब मान लीजिए कोई मृद भांड एकदम खत्म हो जाएगा क्या? ये जो गैरिक मृद भांड है, ये एकदम थोड़ी खत्म हुआ है। धीरे 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 धीरे। इससे पहले जो मृद भांड थे ना, मान लीजिए जैसे ये ताम्र पाषाण काल एवं हड़प्पा काल दोनों के अंदर भी मृद भांड था, तो ये ताम्र पाषाण काल के अंदर आया था। और सर्वाधिक यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित कहां पर था? ये बीआरडब्ल्यू के अंदर, या बी जो जो सर्वाधिक प्रचलित है उसमें, तो वे बीआरडब्ल्यू थे उसमें, हड़प्पा के अंदर। देखो, आप एक बार बीआरडब्ल्यू को देख लो, उसके बाद आप अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे बताना। बीआरडब्ल्यू को समझो एक बार। ये आ गई बिल्कुल। काले एवं लाल मृद भांड यानी ब्लैक एंड रेड वियर पोइटेड, अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से इस मृद भांड का पता चलता था। इसे आर्यों का मृद भांड कहा जाता था। यह इजिप्शियन तकनीक से बनाया हुआ था मृद भांड था। काले एवं मृद भांड का काल मध्य भारत में 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी रहा। किसकी बात कर रहे हैं? बीआरडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। बीआरडब्ल्यू को अच्छे से देखो। अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है? काले एवं लाल मृद भांड इसको कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? कृष्ण काला एवं लाल मृद भांड इसको कहा जाता है। कहां से मिला था ये? अतरंजी खेड़ा 1960 के अंदर भाई, 1960 में अतरंजी खेड़ा। कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है, यूपी के अंदर था। इसका पता चलता है, उत्खनित होता है वहां पर। अथर्ववेद में से कृष्ण लोहित कहा गया है। अथर्व वेद में से क्या कहा गया है? कृष्ण लोहित कहा गया है। समझ में आ गया? इतना कंफर्म? इतना क्लियर है? और यह मृदभांड कहां तक प्रचलित था? यह मृदभांड प्रागैतिहासिक काल से लेकर और हड़प्पा प्लस में महाभारत काल। क्या था? ये प्रचलित था। इसलिए तो इसे क्या कहा गया है? इसे आर्यों का मृदभांड इसे कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्यों का मृदभांड इसे इसीलिए कहा गया है। इतना क्लियर यहां पर इस साइट में, इस सीट में इतना क्लियर?
कमेंट कीजिए एक बार। फिर इससे जुड़ा कुछ और भी अन्य तथ्य हैं वो भी लिखेंगे, कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे थे ओसीपी की, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू, ये इनके मध्य का मृदभांड कौन सा था? वो था BRW। एक बात नोट डाल के लिख लीजिए, हड़प्पा में सर्वाधिक प्रचलित था BRW, ठीक है। हड़प्पा में पाया भी गया है, हड़प्पा में BRW पाया भी गया है, परंतु इसे पूर्णतः हड़प्पा का मृदभांड हड़प्पा का मृदभांड इसे नहीं माना जाता, नहीं माना जाता, क्योंकि हड़प्पा के मृदभांड कैसे थे? हड़प्पा के मृदभांड गुलाबी एवं लाल रंग के थे, गुलाबी एवं लाल रंग के हैं, जिन पर काले रंग के चित्र हैं। क्लियर है भाई? यहां पर लिखा हुआ इजिप्शियन तकनीक। इजिप्शियन तकनीक होती क्या है? ये होती क्या है? उल्टा करके तपाने की विधि। ठीक है, क्लियर इतना? एक व्रात्य है, व्रात्य, व्रात्य कौन थे? ये थे सदा नीरा नदी के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाले, पूर्वी क्षेत्र के निवासी। BRW के संस्कृति, BRW की संस्कृति से संबंधित थे भाई। ये बात किसने कही है? ये कही है राम शरण शर्मा के अनुसार, राम शरण शर्मा जी के अनुसार ये बात कही है। मध्य भारत में इनका जो काल रहा है वो रहा है 1500 से लेकर 500 BC। अगर मैं गुजरात क्षेत्र की बात करूं
तो गुजरात क्षेत्र के निर्णय काल क्या रहा है? 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी का रहा है। दक्षिण भारत में इनका जो रहा है वो रहा है 1000 बीसी से लेकर 100 बीसी। इन मृद भांडों का समय रहा है। क्लियर? ज्यादा टाइप में नहीं है, 4 से 5 टाइप है, बस उनको ध्यान से पढ़ लो, वही एग्जाम के अंदर घूमती रहती है। चलो आगे देखो। आगे देखने से पहले इसका एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, दिस वेयर was this word was discovered from the exhibition of Ataranji Kheda. This is called the poetry of the Aryans. It was a poetry made of Egyptian technique. Black and wear period were black and wear period 1500 to 500 BC in central India had been. ठीक है, जो रहा इनका कार्यकाल, वो रहा जो समय इनका रहा वो 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक रहा मध्य भारत के अंदर। राजस्थान के अंदर 2000 से लेकर 1500 बीसी, और बात करूं मैं दक्षिण भारत के अंदर 1000 बीसी से लेकर 100 बीसी तक इनका समय रहा। आगे जाते चित्रित दूसरे मृद भांड पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू जो मृद भांड है जहां से ये प्राप्त हुए हैं ना, उन स्थलों से अनिवार्य रूप से तांबे एवं लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। तांबे व लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए भाई। ठीक है, देखो गुजरात, हाँ गुजरात, राजस्थानी गुजरात, बिल्कुल गुजरात से रहता है 2000 से लेकर 1000 बीसी। अरे जैसे राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम होता है ना, रीट का एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, और वो एन मौके के ऊपर कैंसिल हो गया था, पता है आप सभी को। जैसे कल एग्जाम है, आज उसका एडमिट कार्ड, आज एडमिट कार्ड है तो उसका कल कैंसिल कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था एग्जाम। ऐसा ही आज हरियाणा के अंदर भी वाक्य देखा गया है। कल मेंस था, सीटी मेंस का एग्जाम था कल, और आज उसके ऊपर भर्ती के ऊपर स्टे ले गया है, स्टे लगा दिया गया उस भर्ती के ऊपर, तो इसलिए बार बार राजस्थान याद आ रहा था। तो गुजरात के अंदर 2000 बीसी से 1500 बीसी तक का ये समय रहा है। जो ग्रुप 56 था जिसके अंदर लेखपाल, ग्राम सचिव, पंचायत ऑफिसर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर और भी अलग बड़ी अच्छे अधिकारी, पंचायत ऑफिसर, सीजीएल लेवल की जो वैकेंसियां थी 56 ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर अभी तक माना जा रहा है कि उसके ऊपर स्टे हो चुका है, कंफर्म है वो स्टे हो चुका है। हालांकि अभी एचएससी की साइट के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा। हाल फिलहाल जहां से भी हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है वो यही जानकारियां प्राप्त हो रही है कि वो उसके ऊपर स्टे ले जा चुका है ग्रुप 56 के ऊपर। ठीक है, बाकी देखते हैं कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था, उसके बाद देखते हैं नोटिफिकेशन क्या रहता है क्या नहीं रहता। ठीक है, चलो इतना क्लियर। चित्रित दूसरे मृदभांड, इस मृदभांड की पूरी जानकारी हस्तिनापुर के उत्खनन से मिलती है। मध्य भारत कालीन और उत्तरवैदिक कालीन मृदभांडों के रूप में से गिना जाता है। महाभारत कालीन, एवं उत्तर वैदिक कालीन मृदभांडों में
गिना जाता है इसे, ठीक है, गिना जाएगा इसे। इसकी सबसे पहले जानकारी, सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से जो हमें सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण काल में किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग ताम्र पाषाण काल में किया गया था। इतना क्लियर है? लो संस्कृति के मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। क्या कह रहे हैं कि लो संस्कृति में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। इतना समझ में आ गया? जखेड़ा, शायद मैंने यहाँ पर डाला है, इसे मृदभांडों का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण में काल में किया गया था। जखेड़ा से मृदभांड के साथ लोहे उपकरण प्राप्त होते हैं। कहां से? जखेड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, ठीक है। लोह उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह उपकरण यानी लोह पुंज निधि या खजाना हमें अतरंजी खेड़ा से, यूपी से प्राप्त होता है। इतना क्लियर है? देखो पीजीडब्ल्यू ये है, महाभारतकालीन उत्तर वैदिक कालीन इसकी हड़प्पा, महाभारतकालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन इसे मृदभांड आप बोल सकते हो। सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हो चुका था। देखो ताम्रपाषाण काल की मैं बात कर रहा हूँ, पीजीडब्ल्यू के अंदर इसका प्रयोग होना शुरू हो चुका था। सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण काल के अंदर किया गया था, परंतु उस समय कौन सा वो था, ओसीपी ज्यादा यहाँ पर यूज हो रहा था। वशिष्ठ प्रकार का वहां का क्या था, बर्तन था, ओसीपी उस समय। आपसे क्लियर कट के पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल के अंदर वशिष्ठ उपकरण था, गैरिक मृदभांड, चित्रित दूसर मृदभांड, या फिर ब्लैक एंड रेड वियर, या फिर उपरोक्त चारों, तीनों, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी, आप कोई बोल। आपका जो कमेंट जाएगा वो जाएगा ओसीपी। गैरिक मृदभांड जो थे वो ताम्रपाषाण काल के अंदर प्रमुख थे, वशिष्ठ रूप रखते थे वहां पर, ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। पेंटेड ग्रेवियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसकी हमें मिलती है, एक मिनट, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, रिपीट क्या, ये तो मैंने मृदभांड पूरी रूप से हस्तिनापुर, इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। चित्रित दूसर मृदभांड है भैया, क्या है? चित्रित दूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू, चित्रित दूसरे मृदभांड है। इस मृदभांड की पूरी जानकारी हमें हस्तिनापुर के उत्खनन से मिलती है, लेकिन सर्वप्रथम उत्खनन इसका कहां पर हुआ था? जो हुआ था वो बीबी लाल के द्वारा अहि छत्रपुर में किया गया था। अहि छत्रपुर के अंदर किया गया था। कहां पर पड़ता है? बरेली में। किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा किया गया था। लो युग का मृदभांड है इसे, इसे क्या कहा जाता है? लोह युग का मृदभांड इसे कहा जाता है। इस मृदभांड की जानकारी हस्तिनापुर के उत्खनन से ज्यादा मिलती है। और हस्तिनापुर के अंदर पीजीडब्ल्यू एक ऐसा स्थान है जहां से लोह प्राप्त नहीं होता है। हस्तिनापुर पीजीडब्ल्यू एक एक ऐसा चित्रित दूसर मृदभांड स्थल है, पीजी डब्ल्यू स्थल है, जहां से
लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, ये चीजें आपको बतानी रह गई थी। मैं स्टार्ट बिल्कुल पीजीडब्ल्यू के बिल्कुल एंड से स्टार्ट कर चुका था वहां से। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है, कि उत्खनन यहाँ पर रह गया, कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग है। तो मुझे अब जाकर याद आया कि हाँ, इसमें से ये मिसिंग था। सर्वप्रथम उत्खनन छतरपुर के अंदर, बरेली के अंदर किया था, बीबीलाल के द्वारा हुआ था। लो युग का मृत भांड है। हस्तिनापुर एक ऐसा पीजीडब्ल्यू स्थल है जहां से लोह के साक्ष्य नहीं मिलते। हालांकि जो पीजीडब्ल्यू स्थल है वहां से तांबे व लोहे के साक्ष्य उपकरण देखने को मिलते हैं। इसे महाभारत कालीन और उत्तर वैदिक कालीन मृत भांड के रूप में गिना जाता है। इस मृत भांड का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्र प्रसारण काल में किया गया था और जखेड़ा से मृत भांड के साथ लोह उपकरण प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर है? अब बताओ, अब रिपीट करने की जरूरत है? लोह संस्कृति में से मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। लोह संस्कृति में मुख्य रूप से इसे क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लेना भाई, इसमें जो मिस्टेक आज हुई उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह उपकरण खजाना अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा है कहां पर? यूपी के अंदर है। और अतरंजी खेड़ा से 7 स्तर मिलते हैं बस, 7 सांस्कृतिक मिलते हैं। द लार्जेस्ट आयरन इनस्टाइल टीजर of the later Vedic period is obtained from अतरंजी खेड़ा। पीजीडब्ल्यू स्थल कौन कौन से? हरियाणा, हरियाणा में स्थल पड़ता है भगवानपुर, जींद के अंदर है भाई, भगवानपुरा, सॉरी कुरुक्षेत्र के अंदर है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ठीक है, पंजाब के अंदर जो स्थल पड़ता है वो पड़ता है आपका रोपड़ व एवं संघोल। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका कौन सा स्थल पड़ेगा बताइए? आलमगीरपुर, हुलास। आपको एक बात पता है, मुझे एक कमेंट करके बताइए, हड़प्पा का पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत में, या पूर्वी स्थल कहां पर कौन सा है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पूर्व के अंदर, हाँ, मथुरा, थापली, हुलास। इनमें से ये नीचे दिए हैं, सिर्फ इनमें से मुझे इतना बताइए, मथुरा, मथुरा भाई, इसमें से जो मैंने यहाँ पर हड़प्पा के जो है मथुरा मेरुत, मेरुत क्या है भाई? मथुरा हो सकता है, मेरठ हो सकता है। हुलास, हुलास है ना, हुलास, हुलास। अगर आलमगीरपुर ऑप्शन में नहीं है, हुलास है, तो हुलास के साथ आप जाओगे।
ठीक है। बिहार के अंदर, बिहार के अंदर क्या है, ये जो है ना मथुरा, थापली, हुलास, ये आलम उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थल है। ठीक है। बिहार के अंदर वैशाली, वैशाली। कश्मीर के अंदर मांदा। हाँ भाई बिल्कुल, आलमगीरपुर मेरठ है। अगर आलमगीरपुर मेरठ इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, मैंने तो इस ऑप्शन के हिसाब से पूछा है, तब बताओ क्या कहोगे। हुलास भी है भाई। ठीक है, हुलास भी वहीं पर है। अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा ना, वो हड़प्पा स्टार्ट होगा आपका। हड़प्पा स्टार्ट होगा कल। ठीक है, कल का जो टॉपिक होगा वो हड़प्पा स्टार्ट होगा कल। बिल्कुल। चलो, आगे जो बचता है हमारा, उत्तरी काले पोलिसदार मृदभांड। सिर्फ एक टॉपिक ये एक ही टॉपिक रह गया, बस इसको अच्छे से कर लो, उसके बाद आपकी क्लास को ऑफ कर देंगे। उत्तरी काले पोलिसदार मृदभांड, यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लो संस्कृति से जुड़ी हुई थी, जो आगे चलकर दूसरे नगरीकरण में बदल गया। यह मृदभांड में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड है। जो उत्तरी काले मृदभांड थे, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जो मृदभांड थे, ये फेमस थे महाजनपद काल में, प्लस बुद्ध काल, प्लस मौर्य काल। प्रचलित थे। ठीक है। यहां पर क्या देखा जाता है, दूसरा नगरीकरण यहां पर देखा जाता है। दूसरे नगरीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसका समय था 620 से लेकर 320। सेकंड नगरीकरण इसको देखा जाता है, और इसी को हम महाजनपद काल भी बोलते हैं। महाजनपद काल भी इसी को बोला जाता है। पहला नगरीकरण तो पता है ना सभी को, कमेंट करना एक बार। कहीं ऐसा हूं मैं दूसरा नगरीकरण पकड़े खड़ा हूं, पहले का नहीं पता हो, किसको कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल, मूर्ख, बावड़ा। अरे ध्यान से सुना करो क्लास को। पहला जो नगरीकरण है वो हड़प्पा है भाई। ठीक है, हड़प्पा। मैं जब क्लास स्टार्ट की थी, जब ताम्रपाषाण काल शुरू किया था, तो कहा था कि ताम्रपाषाण काल ग्रामीण ग्रामीण नगरियों में ग्रामीण बस्तियां थी। हड़प्पा जो था वो नगरीकरण की तरफ चल पड़ा था। ठीक है। क्या तुम भी परम प्रिया बहन, कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, हमसे हो जाती है, नेचुरल, नेचुरल है, ये चीजें होते जाते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने कमेंट किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर। ठीक है। इसे मृद भांडों में सर्वश्रेष्ठ मृद भांड कहा जा सकता है, और यह धनी वर्ग का बर्तन था। धनी वर्ग का। वेरी गुड, पता था, बट बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हो जाता है। नॉर्थरन ब्लैक पोलिस वियर, दिस कल्चर was externally associated with the iron culture which, कोई बात नहीं, later developed into a second urbanization. This is the best poetry in poetry. कोई बात नहीं।
थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू। आगे आ जाता है अंतिम, पोलिसदार, लाल पोलिसदार मृत भांड जो मुरेतर काल से लेकर गुप्त काल में प्रचलित थे। इनमें सिर्फ इतना ही। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। रेड पोलिस वियर was prevalent in the post-Mauryan and Gupta's times. अंजलि को अच्छी लगी क्लास, परमदेव को भी अच्छा लग रहा है क्लास को। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। किसी को गिल्ट तो नहीं महसूस हो रहा ना कि बैच लेकर हमें गिल्ट महसूस हो रहा है? ठीक है। कई बार होता क्या है कि जैसे हम गलती से कहीं पर चले जाते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैं आपकी तरह तैयारियां करता था तो मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है अच्छा, और इसीलिए मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा जो मैंने यूट्यूब पर क्लासेस दी थी वो सेम ऐप पर है। पाषाण काल आपने देखा होगा, सेम है। कुछ लाइनें, एक या दो लाइनें उधर उधर हो जाती है, वो माइंड से स्लिप होने की बातें होती है। कोई चीज माइंड पर उस समय याद आ जाती है, कोई उसी चीज में याद नहीं आती, वो अलग चीज बातें होती है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। ठीक है, हमेशा एक पहलू रखो, एक ही दिशा की तरफ हमेशा चलो, दो नावों में कभी सवार मत होना। कहा जाता है कि गुरु और पिता एक ही होता है भाई। किसी भी एक अंधविश्वास मत करो, एक के पीछे लगकर जैसे अपना वो मत करो। जहां से भी आपको अच्छा पढ़ने से मिले, ज्ञान हमें हर जगह से देखने को मिल सकता है। जहां से भी अच्छी चीजें ग्रहण करने की वो मिले, अच्छी ग्रहण चीजें मिले, वहां से ग्रहण करो। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिए, क्लास के नोट्स आपके बेहतरीन नोट्स आपके बन चुके होंगे। आप अपने नोट्स, आपके आस पड़ोस के अंदर जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, कंपेयर करवा लेना उसके, कंपेयर करवा लेना। उसने इन्हीं नोट्स के लिए 10,000 रुपए पे किए होंगे, और आपने इन्हीं नोट्स के लिए 1,999 रुपीज से भी कम पे किया होगा। इससे पहले वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो, मेरा यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। चलो कोई बात, कोई भी फैसला सही या गलत तब पता चलता है जब उसका परिणाम आता है, हमेशा याद रखना। फैसला, आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो, जब तक उसका परिणाम आपको नहीं मिलता, तब तक आप उस फैसले के बारे में नहीं बता सकते वो फैसला गलत था या सही था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, बेचिंत हो जाइए, निश्चित रहिए आप इसके बारे में। आने वाले आपका देखो, अब हमने क्या कुछ कर लिया, थोड़ा सा उसके बारे में उसका रिवीजन कर ले कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया, उसके बारे में थोड़ा सोच ले। देखो, हमने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल जीरो से। कहां से स्टार्ट किया था? जीरो से। जीरो से हमने क्या देखा था? व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। उसके बाद इसका वर्गीकरण, उसके बाद हमने पढ़ा था मानव की उत्पत्ति, उसके बाद हमने पढ़ा पाषाण उपकरण,
उसके बाद हमने पढ़ा पाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा विभिन्न संस्कृतियां, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने, हाँ, मृदभांड। और अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा के अंदर, अब हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। आई होप कि आप सभी को ये क्लासेज अच्छी लग रही होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर शेयर कर लो, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है, कोर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। 100% उसको कम नहीं कर सकते, परंतु कुछ तो उसको कम करेंगे, ठीक है। चलो जाओ, अब दूसरी क्लास होगी ना, दौड़ो।